कहानी शुरू करें? डूक कहता है, क्या ये बस एक इत्तेफाक था कि रोजीना की हालत में अचानक सुधार हुआ उसके आगे से? ठीक है, उसके चेहरे पर तो एक अजीब सा यकीन था। डूक कहता है, पेड्रो। पेड्रो कहता है, जी मास्टर। डूक कहता है, मैरी और सोना को यहाँ ले आओ। और मन में कहता है, शायद हम उससे पूछ सकते हैं कि उन्हें कुछ अजीब लगा क्या। डुक कहता है, आराम करो रोजीना, जब आपको ठीक लगे। रोजीना कहती है, हाँ, और लूना से जरूर माफी मांगना। डुक मन में कहता है, मुझे पता है ये तरीका ना तो बच्चे के लिए ठीक है और ना ही रोजीना के लिए, पर क्या ये बच्चा सच में रोजीना की बीमारी ठीक कर सकता है? एक वजह थी रोजीना जो एकदम ठीक ठाक थी, बीमार होने का एक कारण था। काश वो सब कुछ ना हुआ होता। और सोचता है, कई साल पहले एम्पायर में अफरा तफरी मच गई थी, एक बड़ा तूफान उठा था राजशाही विरोधी गुट की वजह से। इस सब का एक कारण था एम्परर की मूर्खता भरी हुकूमत। पिछला एम्परर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह था। ऐशो आराम और सुख में डूबा हुआ उसे लड़ाइयों में मजा आता था, साधारण लोगों को जबरदस्ती सेना में घसीटना, और जब पैसों की तंगी होती तो टैक्स बढ़ा दिया जाता। नोबल के पास भी कोई चारा नहीं बचता था, उन्हें भी किसानों पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता, और भयानक शासक के नीचे आम जनता का सब्र जवाब दे गया। ना खत्म होने वाली जंग, हर दिन बढ़ते टैक्स, यहाँ तक कि जब नोबल उन्हें धमकाते तब भी जनता को अब डर नहीं लगता। कुछ नोबल तो इतने डरावने हो गए थे कि लोगों के सिर काट देते ताकि डर फैल जाए, और फिर जगह जगह बगावत शुरू हो गई। ये सब धीरे धीरे खूनी बदले में बदल गया। बच्चों का अपहरण, क्योंकि किसी ने अपना बच्चा खोया था तो वो चाहता था कि दूसरों का बच्चा भी छीन लिया जाए। समय के साथ नोबल परिवारों से बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ती गई। उन्हीं में से था मैं, सोकोल ओब्री। एक नैनी जो बरसों से हमारे परिवार की वफादार थी, उसका बेटा नोबल की वजह से मारा गया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वही मेरी बेटी को अगवा कर लेगी। फिर एक दिन प्रतिष्ठा मार्क्विस का इकलौता बेटा मरा हुआ मिला, और तब नोबल ने मार्क्विस की अगुवाई में तलवार उठा ली। और वही समय था जब प्रिंस, जो सिर्फ 16 साल का था, उसने तख्ता पलट कर दिया। एम्पायर की जनता का गुस्सा और नोबल का गुस्सा जब एक साथ आया तो तख्ता पलट सफल रहा। और जैसे ही तानाशाह सत्ता से हटा, गायब हुए बच्चे धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आए। मेरी बेटी उनमें से एक थी, और अरगोन परिवार का बेटा भी। हालांकि सोन परिवार का बेटा कुछ समय बाद सुरक्षित मिल गया था। जब रोजिना ने ये खबर सुनी तो उसमें थोड़ी सी जान लौट आई। शायद उसे लगा कि उसकी बेटी भी अब तक जिंदा हो सकती है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता। हमें हमारे बच्चे की जली हुई लाश मिली थी। कहा गया कि वो वही थी, ज्वेलरी के कारण जो हमने उसे दिया था। मैं कैसे कहता रोजीना से? उसके चेहरे पर जो थोड़ी सी उम्मीद लौटी थी, जो जिंदगी वापस आ रही थी, उसे फिर से तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई और वैसे ही दर्द झेले, या शायद उससे भी ज्यादा। बस इसलिए मैं एक लड़की को लाया, हरे बालों वाली एक लड़की, उम्र में मेरी बेटी के जितनी। लूना कहती है, क्या क्या ये सच में मेरी मोम है? डुक सोचता है, अगर अगर मैं उस बच्ची को सही सलामत ढूंढ पाऊं और उसे वापस ला सकूं, तो क्या सब फिर से पहले जैसा हो सकता है? लूना कहती है, डैड। डुक कहता है, नहीं, वो बच्ची झूठी है। और सोचता है, चेहरा, बातें सब मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद किसी ने उस बच्ची को बदल दिया हो। लूना की आंखें उसी हल्की पर्पल रंग की होती थी जैसे मेरी, जब तक उस पर कोई एक्सपेरिमेंट ना हुआ हो। डुक कहता है, अंदर आओ। और सोचता है, आंखों का रंग यूं अचानक नहीं बदल सकता। डुक कहता है, सूखी राई के पौधे पीसकर उसमें चीनी मिलाकर चाय बना दी, बस इतना ही किया तुमने? मैरी कहती है, जी हाँ। डुक सोचता है, ये कोई देसी नुस्खा है भी या नहीं, और पूछता है, वो बच्ची अब क्या कर रही है? और सोचता है, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। मैरी कहती है, वो अब अपने कमरे में लौट गई है आराम करने के लिए। और क्षमा कीजिए, मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है, पर वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, कह रही थी कि पहली बार किसी ने डांटा है। डुक कहता है, हाँ, ये तो और भी परेशान करने वाली बात है। और मैरी से पूछता है, तुम्हें पता भी है बच्चों को क्या पसंद होता है? बहुत सारे स्नैक दिखाए जाते हैं। लूना मन में कहती है, मैं तो उस बुढ़े संचित को चिट्ठी लिखने वाली थी।
अब ये स्नैक की बाढ़ कहाँ से आ गई? लूना कहती है, अरे डैड, ये सब क्या है? डुक कहता है, बस ऐसे ही उठा लाया। लूना मन में कहती है, रात के बीच में कहाँ से उठा लाए? डुक कहता है, कैसा लग रहा है अब? लूना कहती है, बहुत अच्छा। डुक कहता है, अच्छा। लूना मन में कहती है, क्या आपको सच में गुस्सा करने का पछतावा है? लूना कहती है, डैड, और सोचती है, क्या मुझे और ज्यादा बेटी जैसा बर्ताव करना चाहिए? और कहती है, थैंक यू, ये तो सब मेरे फेवरेट चीज है, जैसे मेरे डैड तो बेस्ट है। और सोचती है, ये ऐसे जम क्यों गया? और कहती है, खैर मैं सब अच्छे से खा जाऊंगी, डैड तो बेस्ट है। डुक सोचता है, ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे अमेजिंग डैड हूँ। और मन में अपनी बड़ाई करने लगता है, जैसे मैं जो सब कुछ प्रोवाइड करता है, दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ, मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है, मैं एक जीनियस हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ। वो मन में बहुत ज्यादा अपनी तारीफ करता है। लूना उसको देख के हैरान होती है और मन में कहती है, अच्छा जो भी हो, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? सीन बदलता है, एक सुंदर सा मेंशन दिखाया जाता है। लूना मन में कहती है, कल रात की ऑल नाइट चीनी वाली एजेंसी के बाद मैंने सोचा, मेरी अभी की ताकत से उस पागल साइंटिस्ट से सीधे नहीं मिला जा सकता, पहले डुक से बिजनेस की बात करनी होगी। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं अब ऑर्डर नहीं दे सकती जैसे कि मैं करने की आदी हूँ। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं पागल साइंटिस्ट से डील कर सकूं। मेरा पहला प्लान यही है कि मैं उस साइंटिस्ट से आइडिया चुरा लूं, मैजिक स्टोन को इस्तेमाल करने का नया तरीका। एक मैजिक स्टोन में बस एक ही गुण हो सकता है, अगर उसमें आग भर दी तो वो फायर मैजिक स्टोन बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बस हल्के से छुए तो आप एक ऐसा स्टोन बना सकते हैं जिसमें दो इफेक्ट हो। अगर आप आग और पानी वाले मैजिक स्टोन को एक खास तापमान पर पिघलाकर मिला दे तो एक नया कॉम्बिनेशन मैजिक स्टोन बन सकता है जो आसानी से गर्म पानी छोड़ सकता है। मुझे डुक ओब्री को इम्प्रेस करना है और उन्हें बिजनेस प्लान देना है। मुझे यहाँ अच्छा व्यवहार मिला है तो अब उसका बदला भी तो चुकाना चाहिए। दो मेड एक खतरनाक सी स्माइल करती है, सोचती है, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं तो जीनियस हूँ। तभी एक मेड रास्ते में अपना पैर अड़ा देती है और लूना जमीन पर गिर जाती है। लूना कहती है, अचानक ये क्या हो रहा है? मेड कहती है, हे भगवान, आप ठीक है ना मैडम? आगे देखना चाहिए था, देखिए सीखिए ताकि आगे चलकर सिर ऊंचा करके चल सके। काश मैं भी किसी अनाथ आश्रम में पली होती, क्या किस्मत है मेरी जो नोबल घराने में जन्मी। लगता है डुक की इज्जत भी अब गिर चुकी है, किसी और फैमिली का डिस्काउंट तो पहले ही आ चुका है, अब मुझे उधर ही चले जाना चाहिए। मुझे तो ऐसे गंदे बच्चे की देखभाल नहीं करनी, हाँ ये बेकार है। लूना मन में कहती है, जिधर भी जाऊं ऐसे लोग पीछा नहीं छोड़ते। क्या आप सोचते हैं कि मैं रो पड़ूं? आप सब तो बड़े हो चुके हैं, है ना? लेकिन सच में ये जो बुली करने का तरीका है ना, बड़ा चिकोटी सा है। लूना मेड से कहती है, मैं ठीक हूँ, चोट नहीं लगी। मेड कहती है, ओ ये तो गलती से हुआ, माफ कीजिए। लूना कहती है, मैं बदबू कर रही हूँ क्या? मेड कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। लूना कहती है, अच्छा तो मैं ये बात अपने डैड को बता दूं? हाँ, और आपने कहा कि आपको किसी और फैमिली का अकाउंट बुला रहा है। मैं डैड को कह दूंगी आपने मुझे इसलिए छोड़ना चाहा क्योंकि आप एक अनाथ लड़की की देखभाल नहीं करना चाहते। आपको कैसा लगा? क्या आप खुश हैं? मेड कहती है, हूँ, अगर आप ऐसा कहेगी तो लोग तो मैडम को ही गलत समझेंगे। लूना सोचती है, ड्रिंक सेलर की बातों की तरह लग रहा है ये सब, वैसे ही बकवास जो उन पागल साइंटिस्ट से सुनी है। और कहती है, सुनो, अब क्या तुम मुझे आसान टारगेट समझ रही हो? मुझसे प्यार कौन करेगा? बटलर, हेडमेड और बाकी मेड? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ डुक और डचिस ओब्री से फर्क पड़ता है। क्या तुम पूछ रही हो कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरे डैड ने ही मुझे यहाँ लाया है, क्या तुम मेरे डैड पर शक कर रही हो? मैं तो जीनियस हूँ, मैं अपने डैड को सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बता सकती हूँ जैसे हुआ है। मतलब ये कि मेरे डैड तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोच रही हो तो अभी रुक जाओ। मेरी मम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे डैड जो अपनी बेटी से कभी नफरत नहीं कर सकते। मेड कहती है, रुको, तुम्हें कैसे पता कि तुम ही असली बेटी हो? लूना कहती है, ओ आप भी मेरे डैड पर शक करोगी, इसलिए तो मैं सब कुछ उन्हें बताने जा रही हूँ। तुम मेरे डैड पर शक कर रही हो और वो लोग तो मेरी सेहत को लेकर चिंतित भी है।
अब देखते हैं नफरत किसे झेलनी पड़ती है। मेड डरते हुए कहती है, हमसे गलती हो गई। लूना कहती है, अब इतनी जल्दी आपने रवैया बदल दिया। अगर तुम इतनी समझदार हो तो अब तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, खाली मुंह से माफी मांगोगी। मेड बड़बड़ाती है, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा और भी चिढ़ता है। क्या तुम जानती हो, हंसते चेहरे पर फूंका जाता है। मेड लूना से कहती है, अब मैं क्या करूं। लूना कहती है, किसी से माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, पता है ना। क्या मुझे वो भी सिखाना पड़ेगा? क्या मुझे आपकी तरफ देखते रहना होगा? मेड धीरे से कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लूना कहती है, माफी अच्छी लगी। अब मैं अपने डैड को ये बात प्यार से बताऊंगी। पर सुनो, मैंने सिर्फ ये सिखाया कि माफी कैसे मांगते हैं, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। अच्छा काम किया। शायद अगली बार जब तुम मुझे देखो तो घुटनों पर बैठो। क्या पता तब मुझे माफ करने का मन बन जाए। लूना सोचती है, बेशक मेरा असली मतलब ये नहीं था। अगर मैं इस तरह की बातों पर बार बार टोकती रहूं तो लोग मुझे ही परेशानी समझने लगेंगे, इसलिए डरकर काम चलाना ही ठीक है। कम से कम कुछ दिनों तक तो ये मुझे तंग नहीं करेगी। लूना कहती है, बाय बाय। सैफ कहता, हूँ लेडी, आप यहाँ कैसे? लूना कहती है, पहचाना मुझे? और सोचती है, मैंने तो अब तक इन्हें हेलो भी नहीं कहा। सैफ कहता है, बिल्कुल यंग लेडी, मैं इस मेंशन का असिस्टेंट हेड सैफ हूँ। लूना सोचती है, क्या डुक ओब्री ने पहले से इन्हें बता दिया था या इन्होंने खुद पता लगाया? डुक ओब्री को कड़ी मेहनत करने वाले लोग पसंद है, नोबल के हिसाब से। लूना खुद से कहती है, नोबल? फिर वही, मैं इस दिनों कुछ अजीब शब्द और बातें क्यों कर रही हूँ। लूना सोचती है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। लूना कहती है, अच्छा सुनो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए किचन इस्तेमाल कर सकती हूँ? सैफ कहता है, हूँ, वो थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन। लूना कहती है, मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी बताती हूँ, कैसे सस्ता मांस महंगे मांस जैसा स्वाद देता है। लूना मन में कहती है, ये जानकारी हमें करीब 3 साल पहले एक आब्रेयन डेलीकेशन से मिली थी जो फिश कॉन्फ्रेंस में आया था। अब तक तो पूरी एम्पायर को भी इसका पता नहीं है। अगर मैं डुक को अपने खाने से इम्प्रेस कर पाऊँ तो शुरुआती फंड जुटाना आसान हो जाएगा। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे उन्हें ऐसे ही इम्प्रेस करना चाहिए जैसे कि तूफान से पहले की शांति हो। सीन बदलता है। डुक कहता है, अंदर आओ। वो अपने काम में बिजी रहता है। लूना कहती है, माफ कीजिए। पेड्रो कहता है, मास्टर थोड़ा स्नैक ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले ले। डू कहता है, पेड्रो जब मैं आराम करने वाला होता हूँ तभी आते हो। लूना कहती है, डैड एक स्नैक खाइए। डुक सोचता है, स्नैक मतलब तुम जांच करने आई हो। सेकोल ओब्री ने मेंशन में जो हुआ है वो देख लिया था। मेड ने अपनी हद पार कर दी। अगर वो बच्ची ऐसे ही पिट जाती और खुद ना करती तो मैं खुद दखल देता, लेकिन उसने मेरा नाम लेकर सबको चुप करा दिया है ना। तो तुम आई ही हो मुझे लेक्चर देने, सीधे बोलो। मैं उस कीड़े को तुम्हारे आसपास भटकने नहीं दूंगा। क्या ये कोई रिश्वत है? डुक कहता है, ये। और सोचता है, बीफ स्टू, पता नहीं क्यों आज शेफ ने कुछ अलग ही बनाया है। अब सोचता हूँ तो शायद आज का खाना मिस कर गया था। लगता है किस्मत से सब ठीक हो गया। खुशबू अच्छी है। वो खाने लगता है और अचानक हैरान हो जाता है, कोई अजीब गंध नहीं है। क्या बीफ हमेशा ही इतना मुलायम होता था? क्या शेफ को ऐसा पकाना आता है? लगता है ये डिश बड़ी मेहनत से बच्ची की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। डुक लूना से कहता है, जरा सोचू, ये जो चीज इसके बगल में रखी है वो क्या है? लूना कहती है, वो बेरी पाई है। मैंने ढेर सारी ब्लूबेरी और कुछ और बेरी भी डाली है। डुक सोचता है, बेरी, रोजीना ही जानती है कि मुझे बेरीज पसंद है, यहाँ तक कि शेफ को भी नहीं पता। क्या लूना ने उसे बताया होगा? नहीं, रोजीना को मेरी बॉडी पेन की क्या परवाह, ये बस इत्तेफाक होगा। अगर रोजीना और लूना मिली होती तो मुझे इसकी रिपोर्ट जरूर मिलती। डुक लूना से कहता है, खैर ये मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन जब मेरी बेटी मेरे लिए लाई है तो मना कैसे करूं। पेड्रो, इसके साथ वाली टी सर्व करो। पेड्रो कहता है, जी सर। डुक सोचता है, अब जब सोचता हूँ तो ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे मैं तुमसे उस चाय के बारे में पूछना चाहता था जो तुमने कल रोजीना को दी थी, पर उससे पहले ये बताओ तुम यहाँ आई क्यों हो? डुक कहता है, खैर मेरी बेटी तो मुझ पर ही गई है, शिष्टाचार जानती है, तो शायद कोई गुजारिश होगी। लूना कहती है, हाँ। डुक कहता है, मुझे लगता है आप यहाँ इसलिए आई है क्योंकि आपको कोई एहसान मांगना है।
लूना कहती है, हाँ आपने पकड़ लिया। असल में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। डुक सोचता है, तो सही सोचा था, जरूर उन्हीं मेड को हटवाने आई होगी। खैर सतर्क होना गलती नहीं है, अगर फिर कुछ हुआ होता तो मैं निराश हो जाता। लूना कहती है, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे एक जबरदस्त सीक्रेट मिला, क्या हम इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? डुक कहता है, ठीक है मैं उसे तुरंत हटा देता हूँ। लूना कहती है, हाँ। डुक कहता है, क्या तुम किसकी बात कर रही हो? लूना कहती है, जी। डुक कहता है, बिजनेस? लूना कहती है, हाँ हाँ। डुक सोचता है, अरे नहीं, मैं तो जिन लोगों को निकालना है उसके बारे में सोच रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस, मुझे फालतू बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। तुम तो मेड्स को बुलाने वाली थी, है ना? लूना कहती है, ओहो, आपने कभी स्टेक मैजिक स्टोन के बारे में सुना है? डुक कहता है, वो क्या होता है? लूना कहती है, ये एक ऐसा मैजिक स्टोन होता है जिसमें दो विरोधी शक्तियां एक साथ रखी जा सकती है। डुक कहता है, क्या तुम सीरियस हो? एक मैजिक स्टोन में बस एक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो 3 साल का बच्चा भी जानता है। लूना कहती है, हाँ लेकिन अगर हम कोई तरीका निकाल ले जिसमें दो पावर को मिक्स किया जा सके तो मुझे नहीं लगता कि इसे कम सीरियलाइज करना कोई नामुमकिन बात होगी। डुक कहता है, मुझे इसके बारे में और सुनना है। और सोचता है, ये बातें खाली दावा नहीं लग रही। मैं तो सोच रहा था कि ये एक ऐसी बच्ची की जिद है जो अभी ज्यादा नहीं जानती, पर इसका एक्सप्लेनेशन उम्र के हिसाब से तो बहुत शानदार है। डुक लूना से कहता है, अगर हम वैसा करें जैसा तुम कह रही हो तो इसमें कामयाबी का चांस है, बस साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल मुझे बताओ। वैसे क्या तुम्हें ये सब सिर्फ माना स्टोन के बारे में बात करने के लिए तैयार किया था? लूना कहती है, हाँ। क्या आपको अच्छा लगा? डो कहता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं था पर खाने लायक था। और मन में कहता है, बहुत बढ़िया था, क्या यहाँ और है? और कहता है, पर तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। लूना कहती है, तो एक और फेवर है आपसे, थोड़ा कहने में हिचकिचाहट हो रही है लेकिन डुक मन में कहता है, हाँ हाँ, जैसे मैंने सोचा था हूँ, इस बच्ची में अभी भी बचपना बाकी है। यकीन नहीं होता कि ऐसी बात कहने वाली है सिर्फ इसलिए कि किसी को नौकरी से निकलवाना चाहती है। मैं कभी किसी को किसी नोबल घर में घुसने नहीं दूंगा। चलिए कह ही देते हैं, जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे डुक ओबरी रोकेगा। लूना कहती है, जब बिजनेस कंफर्म और कम रियलाइज हो जाए क्या आप मुझे मुनाफे में से 20% दे सकते हैं? डुक कहता है, ठीक है, मैं उन्हें अभी निकाल देता हूँ। लूना कहती है, अगर 20% मुश्किल हो तो 10% भी चलेगा। बेचारा डुक के सारे अरमान पानी पानी हो जाते हैं। उसके बस दिमाग में ये चल रहा है कि तू जल्दी से बोल, उस नौकरानी को निकालना, मैं फटाक से निकाल दूंगा, बस तू बोल तो सही, बस मैं करने को तैयार बैठा हूँ। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है। लूना मन में कहती है, क्या आपको उन्हें निकालने की इतनी जल्दी है? और कहती है, क्या मैं टॉपिक से हट गई? डुक कहता है, उस बारे में बाद में बात कर लेंगे। और मन में कहता है, आखिरकार कब वो मुझसे कहेगी कि किसी को फायर कर दो? बेचारे डुक के बहुत अरमान है, प्लीज उसको कोई पूरा तो कर दो। डुक लूना से कहता है, और टॉपिक? कौन सा टॉपिक? तुम मेरी इकलौती बेटी हो और इस एम्पायर की प्रिंसेस भी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम ये कभी मत भूलना। और मन में कहता है, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब आपको कुछ कहना चाहिए? मेरी बेटी शायद शर्मिंदा हो रही होगी। और कहता है, खैर ऐसे फिक्रों को छोड़ो और निश्चित होकर जो भी चाहिए बेहिचक मांगो। लूना कहती है, जी थैंक यू, तो फिर अब मैं निकलती हूँ। माफ कीजिए, कुछ बेस्वाद चीज ले आई। डू कहता है, तुम जा रही हो? लूना कहती है, हाँ प्लीज एक्सपेरिमेंट करके देखिए और अगर ये काम करे तो मुझे बुला लीजिए। डू कहता है, क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी? तुम्हें मुझे कुछ और नहीं कहना? बेचारे की बात वहीं पे अटकी है। प्लीज जल्दी से तू बोल, उसको निकालना है, मैं अभी निकालता हूँ, प्लीज बोल दे। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा है। लूना कहती है, हाँ। डू कहता है, क्या सच में बस इतनी ही? थोड़ा और दिमाग लगाओ, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें डैड से पूछना चाहिए? प्लीज लूना कह दे उसको, वरना उसको नींद भी नहीं आएगी। लूना कहती है, हाँ कल कल मैंने मोम से माफी मांगी कि मैंने उन्हें बिना पूछे ड्रिंक दे दी। वैसे जो ड्रिंक मैंने मोम को दी थी वो सूखे कमल के फूलों से बनी थी। डू कहता है, नहीं रुको, कमल के फूल? क्या वो तो खरपतवार नहीं थे? लूना कहती है, हाँ लेकिन कमल की चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, इसकी आदत लग सकती है, इसलिए तभी पानी चाहिए जब दर्द बहुत ज्यादा हो। ये बहुत मशहूर नहीं है लेकिन ये मोम जैसे लक्षणों में थोड़ी राहत देती है। मैंने पहले एक फार्मासिस्ट से मुलाकात की थी जो इसे इसी तरह इस्तेमाल करते हैं और सोचती है क्योंकि अब तक कोई पक्का इलाज नहीं मिला है, अगर इसकी आदत लग जाए तो क्या होगा? जब असली इलाज
आए और वो असर ना करे। हाँ, नहीं, शायद तब तक सब एक सपना बन जाएगा और तभी यहाँ तक कि एक घमंडी मोर जैसे मैं भी एक दिन अकेलेपन से मर जाएगा। 5 साल बाद रोजीना ओबरी मर जाएगी और उसके 2 साल बाद सेकोल ओबरी भी। इस शांति में बह जाना नहीं चाहिए। मेरे पास बस 6-7 साल का समय बचा है। मेरे शरीर पर प्राचीन भाषा की छाप है। अपने पिछले जीवन में भी 7 साल पूरे होने से पहले मैं मर गई थी जब ये भाषा पूरे शरीर में फैल गई थी। लूना कहती है, तो फिर डैड, अब मैं चलती हूँ, आपका दिन शुभ हो। डूक मन में कहता है, क्या यही अंत है? शुरू भी ठीक से नहीं हुआ और खत्म भी हो गया। डूक पेट्रो से कहता है, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? पेट्रो कहता है, आपने कहा था कि आपको स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं इसे हटाने वाला था। ये चाय थी जिसे मैं स्नैक के साथ लेना चाह रहा था। डूक कहता है, रहने दो, मैं थक गया हूँ, बस सब छोड़ दो। पेड्रो कहता है, हाँ हाँ, सही कहा, मुझे और चाय बनानी चाहिए। लूना मन में कहती है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन शायद खाना उतना अच्छा नहीं बना। शायद मैं अपनी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा कर बैठी। हालांकि वो नखरीला बच्चा भी इसे खा गया था। खैर, बचपन से ही इंग्रेडिएंट वाला खाना खा रही हूँ। ओबरी हाउस में सोकोल ओबरी का एक ही उत्तराधिकारी है। हरे बाल, ठीक है, अपने डैड जैसा, और वो पर्पल आंखें इतनी शार्प जैसे कोई तीर सीधा दिल में उतार जाए। उम्र से तो सिर्फ 13 साल का लगता है लेकिन चेहरा ऐसे जैसे कि पुराने जमाने के राजा का पोर्ट्रेट हो। जब इस मैंसन का पतन हुआ तो असली कहानी शुरू होती है। वो हीरोइन जो रिस्ट की पावर लिए हुए थी, एक भटकता हुआ नाइट उसे मिला। पर अजीब बातें यह है कि मुझे अब वो बातें याद आ रही है जो मुझे कभी पता ही नहीं थी। सब लीड, फीमेल लीड, ये सब क्या मतलब है यार? खैर छोड़ो। लूना कहती है, हेलो, और मन में कहती है, और तुमने तो कहा था कि मेरी पहचान जानते हो, तो चलो कम से कम एक फॉर्मल हेलो ही कर ले। उस लड़के का नाम एनोस है, डुक ओबरी का बेटा। एनोस कहता है, तो ये तुम हो? सब स्टूट्यूट। लूना कहती है, ओहो, तुम तो उस टाइप के इंसान हो, इनोस ओबरी। और मन में कहती है, चेहरा बहुत हैंडसम है, बल्कि डुक ओबरी जैसा, लेकिन आंखें एकदम बर्फ जैसी ठंडी, ना कोई हंसी ना कोई गर्मजोशी, साफ है हमारे बीच टेंशन और नफरत है। लूना कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम पहले ही मुझे थका चुके हो। उस कहता है, जितना भी सज धज लो, तुम अब भी अजीब ही लगती हो। वो लोग जो तुम्हें मेरा भाई बहन कहकर लाए हैं, हद है, कितनी बेसिक लगती हो तुम। है, कुछ कहोगी भी? लूना कहती है, तो असल में तुम ही हो जो बकझक करते हो। क्या अब जा सकती हूँ? तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चों से खेलने का टाइम नहीं है। नोस कहता है, क्या कहा तुमने? लूना कहती है, जो तुमने किया बस वही वापिस किया मैंने, सिर्फ सीधे शब्दों में। और मन में कहती है, जैसे कि मैंने पहले भी सोचा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर नजर रखनी पड़ती है। मुझे तो बस डुक और डचिस को इम्प्रेस करना है, बस नन्हे प्रिंस की चापलूसी क्यों करूं? वैसे भी डुक डचिस को जितना चाहते हैं उतना शायद मैंने सोचा नहीं था वो मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। कम से कम डचिस की सेहत की खातिर तो नहीं, तो इस बच्चे के आंसू मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। इनोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ? लूना कहती है, मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों दिखावा करूँ? हाँ। इनोस कहता है, तुम्हें अपनी हालत समझ में नहीं आ रही, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्यों सोचती हो कि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है? लूना कहती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम इस घर के असली बेटे हो और वारिस। और मन में कहती है, इस जिंदगी में जो मुझसे पहले खत्म हो जाएगी, मैंने सिर्फ 2 चीज तय की है। पहली चीज, लूना कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा करने का इरादा नहीं है। और सोचती है, और दूसरी बात, लूना कहती है, चाहे तुम्हारे पास जिंदगी भी ताकत क्यों ना हो, तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते। अगर मैं गायब हो गई तो डचिस को गहरा सदमा लगेगा, वो टूट जाएगी। क्या तुम उन्हें ऐसा दुख देना चाहते हो? और मन में कहती है, मेरी आजादी, मैं अपना बदला पूरा लूंगी और जैसे चाहूं वैसे जीऊंगी, बिना पछतावे के जीना और वैसे ही मरना, बस यही मेरा सपना है। और मैं ऐसे किसी बच्चे से हार मानने वाली मैं नहीं हूँ। इनोस गुस्से से लूना को पकड़ता है। लूना सोचती है, मुझसे गलती हो गई, ये लड़का डचिस की फिक्र मेरी सोच से कहीं ज्यादा करता है। सिर्फ ये सोचकर ही मोम को सदमा लग सकता है, ये इतना गुस्सा हो गया, यही सही मौका है। रोजीना कहती है, लूना। इनोस कहता है, हूँ। ये आवाज रोजीना कहती है, क्या हुआ? इनोस कहता है, मोम। लूना भागते हुए रोजीना के पास जाती है और कहती है, मोम। इनोस हक्का बक्का देखते हुए मन में कहता है, ये ड्रामा क्यों कर रही है?
रोजीना कहती है, इनोस इधर आओ। लूना सोचती है, लगता है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। रोजीना कहती है, ओ प्यारे बच्चों खुश रहो। लूना सोचती है, इस लड़के को क्या हो गया है, थोड़ी देर पहले जो अकड़ थी वो अब कहाँ गई। रोजीना कहती है, लेकिन इनोस तो लूना का हाथ पकड़ा हुआ था। तुम लोग क्या बात कर रहे थे। लूना सोचती है, ये लड़का अभी अभी मेरे साथ कुछ जरूरी बात कर रहा था, अब मैं कुछ बोलूं या चुप रहूं। और कहती है, हाँ मैं बस भाई से मिलकर हेलो ही कर पाई, वो तो मेरे बालों से धूल हटाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। रोजीना कहती है, सच में तुम तो कितने प्यारे बड़े भाई बन गए हो। लूना सोचती है, अपने शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा। लूना ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, हाँ मुझे इतना प्यारा बड़ा भाई मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनोस कहता है, हाँ उसके बालों में थोड़ी धूल थी बस, आज बाहर आने का क्या खास मौका है, आपकी तबीयत ठीक है। रोजीना कहती है, हाँ बेटा आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है। लूना सोचती है, लगता है हर्बटी असर कर रही है, फिर भी मोम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। रोजीना कहती है, तो मैं अब टूक से मिलने जा रही हूँ। इनोस अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। इनोस कहता है, जी मोम। लूना खुश होकर कहती है, भाई ने वादा किया है कि वो मुझे पूरे मैंशन का टूर कराएगा। मोम के जाते ही दोनों का मूड बदल जाता है। लूना उल्टे पांव चलने लगती है। इनोस कहता है, कहाँ जा रही हो। लूना कहती है, अपने कमरे में, मैंने कहा था ना मुझे बहुत काम करना है, सच कहूँ तो मुझे इस मैंशन का टूर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इनोस कहता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि इस तरह बर्ताव करके हम एक परिवार बन सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय बाय।